हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यू सोल स्टडी अप क्लासेस में। तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ भारत का इतिहास 300 से 1200 सीई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करके रख लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अगले एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो आइए उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और लास्ट क्वेश्चन जिसपे हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, उसमें हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपके मेन है, उसमें इन्हीं में से आपका आएगा। तो आइए इनके सोल्व आंसर देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अच्छी तरह समझ लें, अब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 10th या 12th के स्टूडेंट नहीं रहे। तो आप जितना हो सकता है उतना लिखेंगे, जब भी आपको एग्जाम या नंबर देता है। अगर आप छोटा छोटा लिख के आएंगे तो उसमें आपको नंबर मिलने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा 300 से 1200 ईस्वी का काल है, इसमें भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए, मतलब पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हमें बताने हैं। तो ये हमारा इंट्रो रहेगा, ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप अच्छे से इसको। ये हमारा इंट्रो रहेगा इतना बड़ा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। उसके बाद हमारे पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारे ये रहेंगे, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इस क्वेश्चन को देखा होगा अपने एग्जाम में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, उनका पहला स्रोत है अभिलेख। जो अभिलेख होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, राजा द्वारा लिखाए जाते थे, अपनी महानता, अपनी उन्नति के बारे में वो लिखवाते थे। तो 3 प्रकार के अभिलेख पाए गए हैं इसमें। पहला है प्रयाग, दूसरा है एरन अभिलेख, जो कि इसके ऊपर एक 8वां क्वेश्चन आता है, जो इस पे टिप्पणी लिखनी होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये है उत्तर मेरू अभिलेख। ये 3 प्रकार के अभिलेख, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में लिखना ही लिखना है। फिर हमारा आता है कोइंस, मुद्रा शास्त्र। थर्ड हमारा रहेगा स्मारक और वास्तुकला, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा वो सब आप इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार। अब ये हमारे हैं लिटरेरी सोर्सेस, जो साहित्यिक स्रोत में आते हैं, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, तो आप इसको पढ़ लें। फिर ये है राजकीय जीवनियाँ, बायोग्राफिक्स आपने सुना होगा, जो राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे ग्रंथ, वैसे जैसे हर्षचरित हो गया। ठीक है, राज तरंगिणी, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, जरूर इनको हेडिंग में बना के आएंगे, तभी आपको नंबर अच्छे एग्जामिनर देगा। फिर हमारे आ जाते हैं फॉरेन अकाउंट, जो बाहर देश से हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश को एब्जॉर्ब करा, देखा अच्छे से, और जो उनको समझ में आया उन्होंने वो लिखा। ज्यादातर चीन से आए हुए थे, जैसे फान आया था, हेन स्वांग आया था। इन्होंने क्या करा, जो इनके गुट के थे ना, तो इन्होंने उन पे ही ध्यान दिया, इन्होंने आम जनता को एक तरीके से नकारा। एक अरब यात्री अल मसूदी आए थे, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। अब ये है, जो ये साक्ष्य हैं, मतलब सोर्सेज, इनकी सीमाएं क्या है, मतलब आलोचना है, मतलब क्या इनका एक लिमिटेड है, वो देखते हैं। वो देख लीजिए, सबसे सिंपल होता है, इनकी तारीख हमें ज्ञात नहीं होती है, और संख्याओं में कमी है, और ये इधर से उधर पाए जाते हैं, मतलब अपने निश्चित स्थान पर नहीं मिलते हैं। बस यही सब है, देख लें आराम से। फिर ये आता है लास्ट में कंक्लूजन, मतलब एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंट्रो दे देना है अच्छा सा, ये नहीं 2-3 लाइन में खत्म हो, कम से कम 5-6 लाइन मिनिमम रखनी है। फिर आपको मेन बॉडी आनी है, जो भी आपके क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उन बॉडी में उसको डालो, टॉप हेडिंग्स बना के डालो। फिर लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन देना, निष्कर्ष। आपको रटा रटाया नहीं देना, आपको अपने हिसाब से बताना, हाँ ये ऐसा है, हम मैं इस पे पहुंचा हूँ, बस ये बताना है आपको। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, जो ये गुप्त काल है, इसको स्वर्ण युग मतलब गोल्ड एज क्यों कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है, क्या ये कहना उचित है। तो आइए इसी के बारे में आप इस क्वेश्चन में जानेंगे। ये इंट्रो है हमारा, ठीक है। तो अब इसकी मेन जो बॉडी है, उसमें हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं। स्वर्ण युग मानने के मुख्य आधार, मतलब इसको स्वर्ण
गोल्डन एज मानने के क्या कारण है वो बता देना है। साहित्य का विकास होता है, राजनीतिक स्थिरता होती है, विज्ञान और गणित का उभार होता है, कला और वास्तुकला का विकास हुआ, शिक्षा का विकास होता है, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता। ये सब अच्छे से आप इनको रीड कर लेना। फिर हमारे यहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन। फिर अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है, महिलाओं की स्थिति खराब है, अछूतों का शोषण होता है, जैसे चांडालों का नाम सुना होगा, इनको बाहर रखते थे गांव से। एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गुप्त साम्राज्य के उदय और इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो मैंने इसी में मतलब ऐड कर दिया है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही आंसर लिखना है। उदय की भी बात हो जाए तो आप ये और जोड़ देना, उसमें ऐड कर देना है जो इनके शासक रहे हैं, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता रही है। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ हमारा है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सामंतवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से और हर साल पूछा जाता है, सामंतवाद क्या होता है। इसको आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, सामंत वर्ड पढ़ा होगा। ये इंट्रो दे देंगे। और RS शर्मा के अनुसार अगर आप ये हेडिंग देते हैं इंट्रो इसका, तो नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। और सामंत किसे कहते हैं? जमींदार, जो बिचौली होते हैं। जैसे राजा ने क्या करा, राजा ने अपने नीचे कुछ सामंत रखे, महासामंत कहते हैं जिन्हें, और उन्होंने भी अपने नीचे कुछ रख लिए सामंत। तो ये क्या करते हैं, ये कर वसूलते थे, ये राजा तक पहुंचाते थे, तो इसीलिए इसे सामंत कहते हैं, बिचौलिए। धीरे धीरे इन्होंने अपना हक जताना शुरू किया और अपना हाथ मजबूत किया। भारतीय सामंतवाद, ये आप देख लें एक बार चार्ट। सामंतवाद के उदय के मुख्य कारण क्या रहे हैं? जो इसका उदय हुआ, इसके मुख्य कारण क्या रही भाई? राजा ने क्या करा, राजा तो चला गया कहीं बाहर, तो उसने अपने नीचे एक अधिकारी रखा, तो वही राजा को कर वो सब देता था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ मजबूत किए जनता पे। वही आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ लें आराम से। क्या है, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव क्या पड़े? तो किसानों का अत्यधिक शोषण होने लगा, राजा ने जितना निश्चित किया था कर, उससे ज़्यादा वसूलते थे ये। कृषि का स्थानीयकरण हुआ, उप सामंतवाद की शुरुआत हुई, जाति व्यवस्था का और जटिल हुआ। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, हर्षवर्धन के ऊपर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो इसकी हमें राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है बस। ये हमारा इंट्रो रहेगा, फिर हम इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे। राजनीतिक उपलब्धियां और साम्राज्य विस्तार, हर्ष ने क्या किया, अपनी गद्दी कैसे संभाली, आप इसमें देखेंगे। फिर नर्मदा का युद्ध होता है, तब हर्ष ने पराजय का सामना किया था। धार्मिक नीतियां हैं जो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। प्रयाग की महामोक्ष परिषद, सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान, नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण। ये नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान से पढ़ें। अब इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है? कमजोर केंद्रीय नियंत्रण हुआ। ठीक है। हर्ष के बाद साम्राज्य का खत्म हो जाना, मतलब पतन हो गया इसका। ये हमारा कंक्लूजन है, अच्छे से इसको पढ़ लें। क्वेश्चन सिक्स्थ हमारा है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये घुमा फिरा के आता है, आपको बस समझने होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष कहीं भी दिख जाए, आंसर आपको सेम ही लिखना है। तो ये इंट्रो रहेगा हमारा। और इसमें 3 शक्तियाँ शामिल थी। पहले गुर्जर प्रतिहार वंश था, दूसरा पाल वंश था, तीसरा राष्ट्रकूट वंश था। बस इन्हीं तीनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इन्हीं तीनों में इनका आंसर है। तो संघर्ष के मुख्य कारण क्या रहे हैं? कन्नौज का भू राजनीतिक महत्व, आर्थिक कारण ये रहा, संघर्ष के चरण। ठीक है। और संघर्ष के परिणाम यहाँ है, राजवंशों का पतन होता है, गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम जीत होती है, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए रास्ता साफ होना। मतलब जो ये अपने देश में ये 3 वंश थे, ये आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो इनका फ़ायदा क्या करा, विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और वो घुसे, तो उनके लिए रास्ता साफ था बिल्कुल। ये अपने, क्योंकि ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, तो इनके लिए ये रास्ता साफ हो गया। ये हमारा कंक्लूजन हो जाता है। क्वेश्चन से कंप्लीट। क्वेश्चन 7 देखते हैं, चोल राजवंश के स्थानीय शासन की प्रमुख विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करना है। ठीक है। ये हमारा इंट्रो रहेगा। ग्राम सभाओं के प्रकार ये रहेंगे। ठीक है। कमेटियों द्वारा कार्य,
जिसे वरीयम व्यवस्था कहा जाता है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। चुनाव प्रक्रिया और योग्यता क्या रहेगी वो बताई गई थी इसमें। उम्मीदवार की योग्यता क्या रहेगी, सब मतलब एक तरीके से चुनाव प्रणाली कह सकते हैं इसे, और जिसे आज भी करंट में अपनाया जाता है। अयोग्यता का नियम, ये निष्कर्ष है राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और राजपूतों की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या है, सिद्धांत दिए हुए हैं, बस राजपूतों के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही लिखना है, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। अग्निकुंड का सिद्धांत था, इसको अच्छे से पढ़ लें। फिर विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था, और फिर देशी या क्षेत्रीय उत्पत्ति का सिद्धांत रहा। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत अच्छे से रीड कर लें। सामाजिक और आर्थिक आधार, सामंतवाद की भूमिका, कृषि का विस्तार, ये आपका निष्कर्ष रहेगा। क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन्हीं 4 में से 2 लिखने होते हैं। तो एक तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लें आप। एक दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए थे, अलवार और नयनार, वो हो गए, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लें। मैंने इसको ज़्यादा शॉर्टकट में लिख दिया है, पर आप इनको पढ़ लें अच्छे से, और वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उत्तर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ लेंगे। और मैंने आपको बताया था एरन अभिलेख हो गए, ठीक है। और बाकी एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।